नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है चमकती हुई दौलत। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज बिहारी जी अपने घर के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे। अचानक उन्हें एक भीनी भीनी सी सुगंध आने लगी। देखा तो श्रीमती जी पकौड़े से भरी प्लेट लिए उनके सामने खड़ी थी। अपनी मनपसंद चीज देखते हुए पकौड़ों के शौकीन बिहारी जी का चेहरा एकदम से खिल उठा। अरे भाग्यवान, आप कैसे जान गई मेरे दिल की बात? कहते हुए बिहारी जी ने हैरानी जताई तो उनकी पत्नी नम्रता जी बोली, पति देव 40 साल हो गए हैं आपके साथ रहते रहते, अब तो आपकी रग रग से वाकिफ हो गई हूँ मैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतने अच्छे से तो मैं खुद को भी नहीं जान पाया जितना आप मुझे जानती हैं। नम्रता जी मुस्कुराते हुए अपना रोजाना का सिलाई कढ़ाई का काम लेकर बैठ गई। या क्या नम्रता जी, आप फिर से वही सिलाई कढ़ाई में मशगूल हो गई? अरे 2 ऑर्डर थे, बस वही पूरे करने हैं। आप तो जानती हैं कल मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ और कल से आप भी इस काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगी। हर महीने दुकान का किराया आता है और फिर अब तो रिटायरमेंट पर हमें 60 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और महीने की पेंशन आएगी सो अलग से। बाकी की जिंदगी यूं आराम से गुजार सकते हैं हम दोनों। जिंदगी की इस भाग दौड़ में जीवन कैसे गुजरता गया पता ही ना चला, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी सुकून भरे पल आराम से गुजार ही ना सके। अब तो बस आराम की भरी जिंदगी जीने का इरादा है। अभी बिहारी जी और उनकी पत्नी बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में फोन की घंटी बजी। बिहारी जी ने फोन उठाया और बोले, हाँ बेटा आदित्य, तुम लोग रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारी के लिए सुबह सुबह पहुंच जाना। 2 दिन बाकी है, अंश भी समय पर पहुंच जाएगा। जी पिताजी, आप चिंता न कीजिए। बिहारी जी और नम्रता जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे आदित्य का एक्सपोर्ट का कारोबार है और छोटा बेटा अंश मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है और बेटी साक्षी पति व बच्चों के साथ गाजियाबाद में रहती है। बिहारी जी का गाजियाबाद में अपना एक पुश्तैनी मकान है जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और पास ही में एक दुकान है जिसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। अगले दिन उनके दोनों बेटे बहुएं और पोता सुबह सुबह बिहारी जी के घर पहुंच गए। पार्टी की सारी तैयारियां अच्छे से हो गई। शाम को बेटी और दामाद भी समय से पहुंच गए। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। काम की व्यस्तता के कारण उनकी बेटी और दामाद पार्टी खत्म होते ही चले गए। इस दौरान बिहारी जी ने महसूस किया कि उनका बेटा आदित्य उनसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। पार्टी समाप्त होने के बाद उन्होंने आदित्य को बुलाया और कहा, आदित्य तुम कुछ कहना चाह रहे थे। पिताजी आप तो अब रिटायर हो गए हैं, तो मैं और नंदनी चाहते थे कि अब से आप और माँ हमारे साथ रहें। यह सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटा इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ अपना घर है और फिर यहाँ आसपास के माहौल की तो हमें आदत हो गई है। इस पर बिहारी जी बोले, नम्रता, अगर आदित्य और बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें तो इसमें क्या हर्ज है? बेटे और बहू से इस उम्र में सेवा नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? अरे वाह दादू दादी, आप हमारे साथ रह जाएंगे। कहते हुए पोता शिव नाचने लगा। रसोई घर में खाना पकाती छोटी बहू यह सब बातें सुन रही थी। खाना छोड़कर तुरंत अपने पति की ओर भाग अंश, जो टेंट और कैटरिंग वालों का हिसाब करके वापस आ रहा था, अपनी पत्नी को देखते ही बोला, अरे क्या हो गया? भागते हुए क्यों आ रही हो? कोई आसमान टूट पड़ा क्या? ऐसा ही कुछ समझो। क्या मतलब? अरे बड़े भैया माँ और बाबूजी को अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे तो बाबूजी भी मान गए। अब सारा रिटायरमेंट का पैसा बड़े भैया हड़प ले जाएंगे और आप हाथ मलते ही रह जाएंगे। देख लेना ऐसे कैसे ले जाएंगे। मैं अभी बाबूजी से बात करता हूँ। कहते हुए अंश बाबूजी के पास पहुंच गया। बाबूजी, अब हम आप दोनों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। अब आप लोग हमारे साथ ही चलेंगे। अपना सामान पैक कीजिए। अंदर आते ही अंश बोला तो छोटी बहू भी पीछे पीछे आ गई। बाबूजी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर आने में तुमने थोड़ी देर कर दी। अब तो हम दोनों आदित्य के साथ जाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। यह सुनकर अंश के चेहरे पर उदासी छा गई। छोटे बेटे की उदासी माँ बाबूजी से देखी न गई। दोनों अपने कमरे में जाकर कुछ बात करने लगे। फिर कुछ देर बाद बाहर निकलकर बोले, बच्चों
हमने एक फैसला किया है। बेटे बहुएं बड़ी फुर्ती से उन दोनों की ओर दौड़कर आए। तो बाबूजी बोले, हमारे दोनों बेटे हमसे कितना प्यार करते हैं, यह जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक ही समय पर हम दोनों के घर तो नहीं रह सकते ना। इसलिए हमने सोचा है कि हम 6 महीने आदित्य के पास रहेंगे और 6 महीने अंश के पास। मुझे लगता है हमारा फैसला सबको पसंद आएगा। सब लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों बेटी बहू मिलकर माँ बाबूजी का सामान पैक कर देते हैं और माँ बाबूजी अपने बड़े बेटे आदित्य के साथ घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही आदित्य का बेटा शिव अपने दादा दादी का सामान जल्दी से अपने कमरे में ले जाता है। दादा दादी तो आज से मेरे साथ रहेंगे, कहते हुए शिव खुशी से उछल रहा था। अपने बेटा बहू और पोते का साथ पाकर बिहारी जी की रिटायरमेंट की खुशी दोगुनी हो गई थी। घर में सुख सुविधा के सभी सामान उपलब्ध थे। बेटा और बहू दोनों उनके सम्मान में झुके रहते थे। बहू उनके खाने पीने से लेकर दवाइयां तक का सारा ध्यान रखती और उधर बेटा कहता, बाबूजी हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें आप दोनों जैसे माँ बाप मिले हैं। बड़े बुजुर्गों को की सेवा तो नसीब वालों को ही मिलती है। बिहारी जी और नम्रता जी अपने बच्चों की बातें सुनकर गदगद हो जाते थे। बेटा बहू उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरा शहर घुमाने ले गए, विभिन्न दर्शनीय स्थल दिखाए। ऐसे बेटा बहू पाकर बिहारी जी और नम्रता जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। नम्रता जी बहू बेटे की बुराइयां करने वाली अपनी पड़ोसियों के बारे में कहती कि वह लोग बहू को जरूर सताती होंगी, तभी उनकी बहुएं उनकी बात नहीं मानती होंगी। मेरी बहू को तो मैं बेटी मानती हूँ, तभी तो वह भी मुझे पूरा सुख और आराम देती है। बिहारी जी बेटों की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। लोग तो यूं ही डरते हैं कि शादी के बाद बेटा अपना नहीं रहता, पत्नी की ही बात मानता है। हमारा बेटा देखो, शादी के बाद भी श्रवण कुमार बना हुआ है। सब संस्कारों का खेल है श्रीमती जी। धीरे धीरे समय भी बीतने लगा। एक दिन बिहारी जी और नम्रता जी अपने पोते के साथ बैठकर टीवी का आनंद ले रहे थे, तो बड़ा बेटा आदित्य उनके पास आया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पिताजी मैं बर्बाद हो गया। कपकपाती आवाज में आदित्य बोला, बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। बिहारी जी तनावग्रस्त होकर उतावले हुए जा रहे थे। वह हमारा एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि रिजेक्ट होकर वापस भेज दिया गया है। अब लाखों का उत्पाद कौड़ियों के दाम में भी नहीं बिकेगा। हे राम, यह क्या कैसे हो गया? बड़ी बहू चिल्लाई और अपना सर पटक कर बैठ गई। इस पर बिहारी जी बोले, बेटा मुश्किल ही तो जीवन का हिस्सा है, परेशानियां तो आती जाती रहती है, तुम बस अपना धीरज मत खोना। आदित्य को पिताजी यह सब बातें कह रहे थे, परंतु मन ही मन स्वयं भी कुछ परेशान से थे। 2 दिन बाद जब सब लोग रात का खाना खा रहे थे, तो आदित्य बोला, पिताजी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पिताजी आप तो मेरे बिजनेस की हालत जानते ही हैं। अब मुझे अपने बिजनेस को नए सिरे से जमाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास बैंक में जो पैसा पड़ा है वह आप मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए। काम दोबारा पटरी पर आते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। आदित्य हाथ जोड़कर बिहारी जी के चरणों में बैठ गया। पिताजी मुझे आपका ही सहारा है। बिहारी जी और नम्रता जी अपने बेटे की ऐसी हालत कैसे देख सकते थे। तू चिंता मत कर बेटा, कहते हुए बिहारी जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। रिटायरमेंट पर मिले हुए पैसे और बैंक की जमा पूंजी मिलाकर कुल 70 लाख रुपए हो जाएंगे। बड़ी मुसीबत की घड़ी में मेरे बेटे को मेरी आवश्यकता है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। यह सोचकर बैंक में रखे सारे पैसे उन्होंने आदित्य को सौंप दिए। आदित्य अपनी माँ पिताजी के पैर छूकर कृतज्ञता जाहिर करने लगा। उसने वादा किया कि बिजनेस संभलते ही वह सारे पैसे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम लौटा देगा। अपना फर्ज निभाकर माँ पिताजी आदित्य का साथ दे रहे थे। कुछ समय बीता तो एक दिन अंश का फोन आ गया। माँ कैसे हो आप दोनों? आज मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ। सामान पैक करने करके तैयार रहना। आखिर हमें भी तो थोड़ी सेवा का मौका दीजिए। सुनते ही नम्रता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। अंश बेटा तुम शाम को हमें लेने आ जाना, हम तैयार रहेंगे।
फोन रखते ही नम्रता जी ने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। शाम को अंश और छोटी बहू उन्हें लेने आ गए, लेकिन बिहारी जी का पोता शिव अपने दादा दादी को जाने ही नहीं देना चाहता था। कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे, ऐसा कहकर बिहारी जी और नम्रता जी ने बड़ी मुश्किल से वहां से विदाई ली। सेवा करने में छोटा बेटा और बहू भी कुछ कम नहीं थे। छोटी बहू अपनी सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली लाकर देती, उनके कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करवा देती, रात को दूध का गिलास भी लाकर दे जाती। दोनों पति पत्नी यह देखकर सोचते कि उनके बच्चों ने तो उन्हें धन्य कर दिया है। एक दिन छोटी बहू के कहने पर अंश ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि हमने यह फ्लैट लोन पर खरीदा था। अपनी नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद मैं अभी तक किस्त ही भर रहा हूँ। यदि आप रिटायरमेंट के सारे पैसे कुछ मदद कर देते। तो यह सुनकर बिहारी जी सोच में पड़ गए और अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। अपने सास ससुर की कुछ क्षणों की चुप्पी छोटी बहू के सब्र पर भारी पड़ गई थी। फिर भी उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए उसने कुछ न बोलना ही उचित समझा। कुछ सोच विचार कर बिहारी जी ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता देना ही उचित समझा। रिटायरमेंट के पैसे और बैंक की बाकी जमा पूंजी उन्होंने आदित्य को दी थी। यह सुनकर अंश और छोटी बहू हतप्रभ रह गए। इस बार छोटी बहू स्वयं को रोक ना पाई। अरे, आप लोगों ने अपनी सारी खून पसीने की कमाई आदित्य भैया को दे दी, इतना तक भी ना सोचा कि उन रुपयों पर आपके छोटे बेटे का भी हक है। बहू की बातें सुनकर बिहारी जी तो जैसे सन्न रह गए। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, उन लोगों को पैसे की सख्त जरूरत थी। उसे कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था और फिर आदित्य ने रुपया हमसे उधार ही तो लिया है। उसने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही दोबारा से कमाने लगेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे लौटाना शुरू कर देगा और साल भर में पूरी रकम वापस लौटा देगा। यह वक्त ही बताएगा पिताजी। कहते हुए अंश पैर पटकता हुआ अपनी नौकरी पर चला गया और छोटी बहू गुस्से से भरी हुई रसोई में चली गई। बिहारी जी और नम्रता जी बेटे बहू की बातें सुनकर सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले और सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। उन दोनों के मन पर चिंताओं का बोझ बढ़ा जा रहा था। बिहारी जी अपनी पत्नी से बोले, नम्रता, हमने अपने बेटे की मदद करके क्या कोई गलती कर दी है क्या? रुपया क्या बेटे से ज्यादा कीमती था? सप्ताह में एक या दो बार आदित्य अपने माँ पिताजी को फोन करके हाल चाल पूछता था, लेकिन कुछ समय बीत गया था, उसका फोन नहीं आया। बिहारी जी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आदित्य उन्हें कुछ पैसा लौटाएगा और उस दिन वह अंश को दिखा देंगे कि अपने बड़े बेटे पर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। उसके बाद भी 2 महीने बीत गए और आदित्य का फोन नहीं आया। बिहारी जी ने आदित्य को फोन करके कुछ पैसे लौटाने के लिए कहे, लेकिन आदित्य ने यही कहकर फोन रख दिया कि कुछ समय और लगेगा, अभी तंगी चल रही है और आप अभी कुछ महीने अंश के पास ही रहिए। आदित्य के इस रूखे व्यवहार का कारण उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते महीने बीतते गए, लेकिन आदित्य ने 1 रुपया भी ना लौटाया और ना ही उन्हें अपने साथ ले जाने आया। आखिर एक दिन बिहारी जी ही आदित्य के घर चले गए और उन रुपयों के बारे में पूछ लिया, तो जवाब में आदित्य शेर की तरह गुर्राने लगा। आप लोग कैसे माता पिता हैं? बेटे के दुख में भी आपको अपना पैसा प्यारा है। अभी तो काम कुछ संभलने लगा है, अभी इतना सारा पैसा निकाल लूंगा तो आगे काम कैसे चलेगा? बड़ी बहू यह बात सुनकर बाहर आई और कहने लगी, बाबूजी, आपके पास रुपए की कमी है क्या? वैसे भी तो पैसा बैंक में ही पड़ा था। यह पैसा लेकर हम लोग कोई सुख सुविधा का सामान तो नहीं जुटा रहे हैं। आपके बेटे को काम ही आ रहा है। बहू और बेटे की बात सुनकर बिहारी जी झड़वत रह गए। रुपए के साथ साथ उनका तो मान सम्मान भी चला गया था। दोनों में से किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा और बिहारी जी अपमान का घूंट पीकर वापस आ गए। रात को अंश आते ही पिताजी से पूछा, पिताजी, मिल गए रुपए क्या? बिहारी जी कश्मकश में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। फिर कुछ सोच समझ कर वह बोले, आदित्य कह रहा था कि काम कुछ संभल जाएगा तो वह पैसा दे देगा।
पिताजी, आप या तो नजरें चुराकर बात कर रहे हैं ना। साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ने साफ साफ इनकार कर दिया है पैसा देने से। आंसुओं से सराबोर आंखें लिए हुए बिहारी जी बोले, बेटा तू ठीक ही कह रहा था। आदित्य रुपए वापस ही नहीं करना चाहता। मैं जानता था यह सब बड़े भैया की चाल थी। आपसे पैसा हथियाने के लिए सब ढोंग किया था उन्होंने। यह सुनते ही छोटी बहू, जो कब से अपने होंठ सिले हुए बैठी थी, चिघाड़ते हुए बोली, पिताजी ऐसे तो नहीं चलेगा। एक बेटे पर इतनी मेहरबानी और दूसरा बेटा हाथ मलते रह जाए। आप तो दोनों बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि माँ बाप को सभी बच्चे एक समान प्रिय होते हैं। यह सुनकर बिहारी जी को अपराध बोध होने लगा। ऐसा नहीं है बहू, हमारे लिए तुम सब सामान हो। तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आपकी गांव वाली दुकान मेरे नाम करवा दीजिए। अंश बोला, बेटा हमने सपने में भी न कभी न सोचा था कि हमारे बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। नम्रता जी ने कहा। तो बिहारी जी बोले, नहीं नम्रता, यदि बेटे बहू ने हमसे हमारे प्यार का सबूत मांगा ही है तो ठीक है, मैं कल ही गांव वाली दुकान अंश के नाम करवा देता हूँ। बिहारी जी के इतने कहने की देर थी कि अंश और छोटी बहू के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार उनकी चाल भी कामयाब हो गई थी। अपने कमरे में जाने के बाद नम्रता जी ने बिहारी जी से कहा, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना कहाँ की समझदारी है जी। मैं क्या करता नम्रता, मेरे सामने और कोई चारा ही न था। लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। कोई बात नहीं नम्रता, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जो हमारी मृत्यु के बाद उन्हें मिलना था वह पहले ही मिल गया। फिर कुछ दिनों में इस महीने की पेंशन भी आ जाएगी और दुकान का किराया भी। कुछ दिन बीत गए लेकिन दुकान का किराया नहीं आया। तो बिहारी जी ने किराएदार को फोन लगाकर किराए के बारे में पूछा। किराया तो मैंने दे दिया है बिहारी जी, किराएदार ने कहा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। आपने किसे दिया है? दुकान के नए मालिक अंश को। किराएदार का जवाब सुनकर बिहारी जी को जैसे एकदम सा झटका झटका सा लगा। पति पत्नी दोनों मानसिक वेदना से गुजर रहे थे। घर तो पराया लगता ही था, अब तो अपना खून भी पराया हो चुका था। नम्रता जी ने वापस घर जाने की बातें की तो बिहारी जी कहने लगे, अपने बेटों के साथ कितने शान से निकले थे। अब वही वापस जाएंगे तो जग हंसाई होगी। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी का फोन आया, माँ बाबूजी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। खुशी जताते हुए बेटी साक्षी की आवाज सुनी तो कुछ देर के लिए उदासी छोड़कर दोनों के चेहरे खिल उठे। इतने दिनों की परेशानी में दोनों भूल ही गए थे कि आज उनके शादी की सालगिरह है। बेटा अच्छा किया जो तूने हमें फोन किया, हमें तो याद ही नहीं था। अब याद आ गया तो आज मैं तुम्हारी माँ के साथ मंदिर में माथा टेक कर आता हूँ। दरअसल शादी की हर सालगिरह पर बिहारी जी और नम्रता जी भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। चलिए श्रीमती जी, तैयार हो जाइए। होठों पर मुस्कुराहट लिए बिहारी जी ने कहा तो नम्रता जी भी खुशी से तैयार होने लगी। जल्दी से मंदिर जाकर माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। साथ बीते सुहानी पलों को याद करते हुए कुछ देर सुकून से बैठे। वापस आने के लिए जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगे, अचानक बिहारी जी का पैर फिसला और सारी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। बेटे बहुएं भी वहां पहुंच गए, लेकिन उनके दिमाग पर गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें बचाया न जा सका। नम्रता जी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कुछ ही समय पहले हंसते बतियाते बिहारी जी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्हें गहरा सदमा लगा। बेटी को जब इस बात का पता लगा तो रोते बिलखते अपने पति के साथ वह भी वहां पहुंच गई। बिहारी जी का क्रियाक्रम कर दिया गया। बिहारी जी तो चले गए, लेकिन नम्रता जी का जीवन अब कांटों की सेज से अधिक ना रह गया था। वह हर चीज के लिए बेटों के ऊपर आश्रित हो गई। सब कुछ तो अपने बेटों को दे चुके थे बिहारी जी, अब तो नम्रता जी पाई पाई की मोहताज हो गई। और उधर कुछ कारणों से बिहारी जी की पेंशन मिलने में भी देरी हो रही थी। माँ के दुख को समझते हुए बेटी साक्षी कभी कभार अपनी माँ की जरूरत का सामान ले आती थी।
नम्रता जी मन ही मन सोचती कि दोनों बेटे के होते हुए भी उन्हें बेटी पर आश्रित रहना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जब पोते का जन्मदिन आया तो आदित्य माँ को अपने घर लेकर आया, लेकिन पोते शिव को उपहार देने तक के लिए भी उनके पास कुछ भी ना था। अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर वह अपनी किस्मत को कोसती जा रही थी। इतना ही काफी नहीं था, अब तो दोनों बेटे भी माँ की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने में लगे हुए थे। बेटी साक्षी को जब इस बात का पता चला तो वह माँ से मिलने आ पहुंची। माँ, आप हमारे घर चलिए, अब से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको इस हालत में अब और नहीं देख सकती। कहते हुए साक्षी रो पड़ी, लेकिन नम्रता जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, उम्र के इस पड़ाव में मैं बेटी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। कहते हुए नम्रता जी अपना सामान पैक करने लगी। बेटी साक्षी ने भी उनकी मदद की और अपनी माँ को वापस उनके पुश्तैनी घर में ले गई। एक हफ्ते अपनी माँ के साथ रहकर साक्षी अपने घर लौट आई, लेकिन हर समय बेटों द्वारा दिए गए घाव उन्हें पीड़ा देते रहे। साक्षी समय समय पर अपनी माँ का हालचाल जानने आ जाया करती थी। एक दिन शाम को जब साक्षी अपनी माँ से मिलने घर आई तो देखा नम्रता जी बिहारी जी की आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी, हाथ में बिहारी जी की तस्वीर लिए। साक्षी आते ही बोली, ना जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था माँ, तो सोचा आपसे ही मिलाऊं। लेकिन साक्षी यह देखकर हैरान थी कि उसके आने पर माँ के चेहरे पर कोई भाव ही न थे। माँ, ओ माँ, कहाँ खो गई? साक्षी ने माँ को जैसे ही हाथ लगाया तो नम्रता जी निढाल होकर कुर्सी से गिर पड़ी। उनके प्राण निकल चुके थे। आज बूढ़े माँ बाप दुनिया से नहीं बल्कि अपने बेटों से ही हार गए। दोस्तों, बच्चे यही भूल जाते हैं कि यह माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें अच्छी जिंदगी दी और जीने के काबिल बनाया। अगर माँ बाप बीमार भी हो जाते हैं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ इलाज करवाते हैं। हम उन्हें वह प्यार और सम्मान नहीं दे पाते जो माँ बाप हमें बचपन में दिया करते थे। माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची होती है। यह बात तब समझ आती है जब हमारे बच्चे हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।